मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और इससे पूर्व आप लोगों को हमने कार्बन के पार्ट 1 के विषय में हमने अध्ययन किया था। आज हम कार्बन के पार्ट 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। कक्षा 8वीं का ये पूरा सब्जेक्ट है, विषय विज्ञान है और आज जो कार्बन भाग 2, इससे पहले तक हम लोगों ने कार्बन के अपर रूप, कार्बन की उपयोगिता तक और कार्बन की उपस्थिति तक को हमने समझा और पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे। मैं स्वयं आपका स्वागत करता हूं। मैं स्वयं नितेश सिंह रॉल, शिक्षक एलबी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लिम्हा और विकास खंड तखतपुर। मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। जिन विद्यार्थियों को जुड़ना होगा आने वाले समय में और भी ग्रुप से नए विद्यार्थी यदि जुड़े हैं तो उनको वो ये नंबर जरूर नोट करेंगे और साथ में भी स्लाइड के अंत में भी ये नंबर आपको पुनः डिस्प्ले होगा, मेरा मोबाइल नंबर और साथ ही साथ मेरा ईमेल एड्रेस। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस सत्र में जो हम समझने की कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम बहुत रोचक तरीके से और आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म, अच्छी से अच्छी जानकारी, व्यवहारिक जानकारी इस विषय पे हम आपको दें। आज का विषय जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जलना या दहन क्या हो सकता है। दूसरा, दहनशीलता के प्रकार क्या हो सकते हैं। जलना और दहनशीलता के प्रकार, इनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। जलने या दहन हेतु आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या हो सकती हैं, जिसमें कोई वस्तु आग लगती है या दहन होता है, उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या हो सकती हैं। ज्वलन ताप क्या होता है, मतलब कोई वस्तु जलती है तो कितने ताप में जल सकती है, अ, वो ज्वलन ताप की अवधारणा क्या है, इस विषय को जानने की कोशिश करेंगे। ज्वाला और ज्वलन ताप के बाद यदि जलने के बाद जो ज्वाला बनती है तो वो ज्वाला क्या है और ज्वाला का क्षेत्र किस तरीके का होता है, इस अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही कार्बन के यौगिक जिसमें इस कक्षा 8 में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण यौगिक के रूप में हम उसको देख पा रहे हैं। तो कार्बन के यौगिक में कार्बन डाइऑक्साइड का हम अध्ययन करेंगे। आग लगना, आग पर नियंत्रण एवं अग्निशमन सेवा के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी आज प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इस पूरे सत्र के दौरान हमने क्या सीखा उसको एक बार फिर से हम पुनरावलोकन करेंगे और उस अवलोकन के बाद उसके स्व आकलन की तरफ हम बढ़ेंगे। साथियों, बहुत उत्साह के साथ, बहुत धन्यवाद के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड में सबसे पहले हम वही बात करेंगे कि इस विषय को लेके हम पिछले बार बात कर चुके हैं कि सी फॉर कार्बन, सी इन द सेंस वैज्ञानिक शब्दावली में संकेत चिन्ह और जो कार्बन या कार्बन तत्व को प्रदर्शित करता है, जो कि कुल ज्ञात 118 तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है। आगे बढ़ते हैं साथियों। जलना या दहन, जो कि हम अपने पाठ्यक्रमानुसार सबसे पहली स्थिति में जाएंगे कि जलना या दहन हम किसको कहते हैं। तो जलना या दहन हम किसको कहते हैं, इस विषय को लेके यदि हम बात करें तो ये स्थिति आप देखे होंगे कि लकड़ी में आग का लगना, लकड़ियों में इस तरीके की आग की घटना से आप भली भांति परिचित होंगे। चाहे आप चूल्हे में देख सकते हैं, होलिका दहन के दौरान देख सकते हैं, इस तरीके की घटना आप जरूर देखे होंगे। दिए के जलना की घटना आप जरूर देखे होंगे। कपूर जो प्रायः पूजा में उपयोग होता है, उसका भी जलना एक अलग तरीके का दहन दिखाता है। उसी तरीके से कोयले का जलना भी, शुरू में कोयला जलता है, ज्वाला दिखती है, किंतु बाद में ज्वाला दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार किसी लकड़ी को यदि हम मोमबत्ती के द्वारा जलाएं तो उस स्थिति को भी हम बेहतर समझ सकते हैं। साथ ही साथ किसी लकड़ी को जलाने के साथ साथ किसी तीली को जलाना भी हम देख चुके हैं। हम समझ इस घटना से भी हम भली भांति परिचित हैं। और साथ ही साथ हम किसी धातु का जलना भी देख सकते हैं। माचिस की तीली के साथ साथ ये हम एक धातु दिख रही है। प्रयोगशाला जब आगामी कक्षा में आप जाएंगे तो कुछ धातुओं का जलना आपको दिखाई देगा। तो ये एक धातु है और धातु भी, कुछ धातु या कुछ तत्व ज्वलनशील है, जैसे कार्बन ज्वलनशील है वैसे ही कुछ और भी धातुएं या और भी तत्व भी ज्वलनशील है, उसके विषय में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जलने को यदि परिभाषित किया जाए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं साथियों कि कुछ पदार्थ जलने पर प्रकाश और ऊष्मा, दो चीजें,
आप कभी भी आग देख रहे हैं तो उस आग में से प्रकाश जरूर निकलता दिखाई देता है और उस आग की एक तपन दिखाई देती, तपन जिसको हम विज्ञान की भाषा में ऊष्मा कहते हैं। तो जो भी पदार्थ यदि जलने पर ऊष्मा या प्रकाश, या तो ऊष्मा निकालेगा या प्रकाश निकालेगा या दोनों निकालेगा, ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलेगा के रूप में जब ऊर्जा उत्पन्न होती है, दोनों ऊर्जा के रूप है, ऊष्मा भी ऊर्जा का रूप है, प्रकाश भी ऊष्मा का रूप है, ऊर्जा का रूप है। सॉरी, आप ये दोनों शब्दावली को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि ऊष्मा और प्रकाश दोनों ऊर्जा का ही स्वरूप हैं और ये ऊर्जा का स्वरूप ही जब किसी पदार्थ से निकले जलने पर, तब इस क्रिया को हम दहन कहते हैं या जलन। इस क्रिया को हम कौन है राम प्रसाद नागेश जी? थोड़ा आवाज कम करें प्लीज। चलिए, तो इस तरीके से ऊष्मा और प्रकाश जब किसी पदार्थ के जलने पर निकले, ऊष्मा प्रकाश, बार बार मैं इस शब्द को आपको जोड़ दूंगा कि जब ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में निकले किसी पदार्थ के जलने पर, तो ये प्रक्रिया दहन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दहन, जलना या दहन, आइए पता लगाते हैं कि आपको मैं कुछ वस्तु दिखाता हूं, कुछ पदार्थ दिखाता हूं, इसमें से कौन सा पदार्थ जलेगा या नहीं जलेगा उसको हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यदि मैं बात करूं मैग्नीशियम का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा, चौक, छोटा सा पत्थर, कोई भी पत्थर, कांच का कंचा बाटी जिसको हम कहते हैं, और लकड़ी का टुकड़ा, तो आप निश्चित तौर पे जान जाएंगे कि कोयले का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा और विज्ञान की भाषा में एक मैग्नीशियम तत्व है, ये टुकड़ा जरूर जलता है, लेकिन चौक, छोटा पत्थर और कांच का कंचा नहीं जलता। तो ये मैग्नीशियम का टुकड़ा आपको प्रयोगशाला में भली भांति जलता हुआ, मैग्नीशियम की पट्टी होती है जिसको हम जला सकते हैं और ये जलने के बाद भी ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। उसी तरीके से कोयला भी जलता है, कोयला से भी ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। उसी तरीके से लकड़ी की तीली भी जलती है, लकड़ी का टुकड़ा भी जलता है, उसमें से भी ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। आगे देखें, तो ये मैं 3 चीजों को आप लोग जो समझ चुके होंगे कि मैग्नीशियम, कोयले का टुकड़ा और लकड़ी का टुकड़ा, ये सब जलने वाले पदार्थ हैं। दूसरी तरफ यदि हम चौक को कितना भी आग के पास रखें, जो लिखने वाली चौक होती है उसको हम कितने ही आग के पास रखें, किंतु ये जलती नहीं है। दूसरा, पत्थर के टुकड़े नहीं जल पाते। तीसरा, बाटी या कंचे, ये भी नहीं जल पाते, आग में आप डाल दीजिए फूट जाएंगे, लेकिन ये जलेंगे नहीं। तो यहाँ पास हम 2 तरीके के पदार्थ देख पा रहे हैं कि एक वे पदार्थ हैं, प्रकृति में ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिसमें से कुछ जल सकते हैं और कुछ नहीं जलते। तो इसी को लेके, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम बात करते हैं कि दहनशील पदार्थ किसको कहेंगे। वे पदार्थ जो जल जाते हैं, जैसे यहाँ पास माचिस की तीली और मोमबत्ती आपको दिखाई दे रही, मोम दिखाई दे रही, तो ये दहनशील हैं। दूसरी तरफ वे पदार्थ जैसे चौक और पत्थर के टुकड़े, ये नहीं जलते, इसलिए इनको अदहनशील पदार्थ। तो दहनशीलता के आधार पे पदार्थ 2 तरीके के होते हैं, एक दहनशील पदार्थ और एक अदहनशील पदार्थ, या इसी को हम कर सकते हैं एक ज्वलनशील पदार्थ और एक अज्वलनशील पदार्थ। तो ये सब आप उदाहरण पहले भी देख चुके हैं कि दहनशील में अभी जो रिसेंट उदाहरण हम लोगों ने लिया है वो मैग्नीशियम का टुकड़ा है, कोयले का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है। जबकि अदहनशील पदार्थ में चौक, छोटा सा पत्थर, कांच का कंचा, केवल इतने ही उदाहरण पे आप मत जाइए, अपनी प्रकृति में आसपास और भी देखिए। क्या प्लास्टिक दहनशील है? तो हाँ, वो जल सकता है। दूसरी तरफ रेत दहनशील है? नहीं, वो नहीं जल सकती। क्या किसी तरीके का कपड़ा दहनशील है? हाँ, दहनशील है। क्या कागज दहनशील है? हाँ, कागज दहनशील है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे अपने आसपास वस्तुएं दिखाई देंगी और उसको इस आधार पे आप बांट सकते हैं कि कौन सी वस्तु जलती है और कौन सी वस्तु नहीं जलती। जो जल के ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे हुए दहनशील, और जो ना करें वो अदहनशील पदार्थ कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, मुझको लगता है कि दहनशीलता को हम अच्छे से समझ पाए हैं। दहन, जलना या दहन, जलना या दहन को यदि हम बात करें तो दहनशील पदार्थ वायु की ऑक्सीजन
से क्रिया करते हैं। जो हवा है, हवा में पहले भी आपने वायु के पाठ में देखा होगा कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 71% और ऑक्सीजन 21%, 70% और 21% ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन ही जलने में सहायक है, सहायक गैस है। और कोई भी पदार्थ जब जलता है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन के बगैर कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायक गैस है। और इसलिए जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। रासायनिक तौर पे देखें, वैज्ञानिक तौर पे देखें तो किसी पदार्थ का जलना ऑक्सीकरण क्रिया है। किसी पदार्थ का जलना ऑक्सीकरण क्रिया है, और जिसके फलस्वरूप वो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पास फिर से मैं आपको लेके जाना चाहूंगा कि पहला, मैग्नीशियम को आप देख सकते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के तार को जब प्रयोगशाला में आप जलाते हैं तो वो प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न करता है। रासायनिक समीकरण के रूप में देखें तो मैग्नीशियम की धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, और साथ ही साथ ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करती है। तो ये दहन की प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जल के उसका ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड का बनना दहन अर्थात ऑक्सीकरण क्रिया है, और कोई भी पदार्थ जब भी जलेगा तो उसका ऑक्साइड बनेगा और ये ऑक्सीकरण क्रिया होगी। इसी तरीके से कोयले के लिए यदि मैं देखूं, हाँ देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया क्योंकि कोई भी पदार्थ जब भी जलेगा तो उष्मा और प्रकाश, उष्मा या प्रकाश या उष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करेगा। दूसरी तरफ ये आप कोयले को भली भांति देखते हैं, या आसपास आपने प्रायः देखा होगा कि कोयला, भुट्टा जब, भुट्टे जब भुने जाते हैं तब कोयला देखा होगा, चूल्हे में कोयला देखा होगा, और भी कई जगह में आप जब गांव में रोटी, अंगाकर रोटी बनती तब आपने कोयला देखा होगा। तो ये कोयला जब जलता है तो कोयला भी, कोयला में कार्बन तत्व है, और कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और साथ में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो यहाँ पास भी कार्बन के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है, और कार्बन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बन पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन पा रहा है। अर्थात पुनः मैं कहूंगा कि ऑक्सी जो दहन की क्रिया है वो रासायनिक तौर पे, वैज्ञानिक तौर पे ऑक्सीकरण की क्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके उसका ऑक्साइड बनाता है, और फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसको एक बार फिर से आप समझिए कि अर्थात दहन ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न होता है। दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न होता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वैज्ञानिक तौर पे ये समझ लेना आप सभी बच्चों को कि दहन ऑक्सीकरण की क्रिया है, और जिसके फलस्वरूप ऑक्साइड बनता है पदार्थ का, और प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है। आगे देखें साथियों, जलने हेतु आवश्यक परिस्थितियां क्या होगी। आप बेहतर समझ गए होंगे इसके पहले की स्लाइड में कि जलने के लिए सबसे पहले तो ऑक्सीजन जरूरी होना चाहिए। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी पदार्थ का दहन नहीं होगा, जलना नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायक गैस है। एक छोटा प्रयोग आपके पाठ्य पुस्तक में जरूर दिया है। तो इस छोटे प्रयोग में एक कांच का जार है, कांच का बंद जार है, या कांच का गिलास ले लीजिए बड़ा, और एक मोमबत्ती जलाइए। मोमबत्ती जलाने के बाद कांच के गिलास को उसमें ये दो लकड़ी के गुटके फंसा के, ताकि वायु का प्रवाह कांच के अंदर होता रहे, इस गिलास के अंदर होता रहे, इस तरीके से यदि हम रखते हैं, इस तरीके से यदि हम रखते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती रहती। क्यों जलती है, क्योंकि इसको वायु का जो सप्लाई हो रहा है, वायु के रूप में जो ऑक्सीजन हो रही है, वो ऑक्सीजन इसको जरूर मिल रही है, इसलिए यहाँ पास ये दहन हो रहा है। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पास ज्वाला में थोड़ा कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है, और यहाँ पास आप देखिए कांच का एक, सॉरी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा मैं बताने में आपको कहीं तो मिस्टेक किया। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि कांच का एक बेलनाकार पात्र है जो ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है।
ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है। इस स्थिति में यदि मोमबत्ती को हम जलाते हैं और नीचे के कांच के पात्र को थोड़ा जमीन से तल से ऊपर रखने के लिए लकड़ी के लोग गुटके रखते हैं, तो यहाँ पास मोमबत्ती बहुत अच्छे तरीके से जल पाती है। और क्यों? क्योंकि वायु की ऑक्सीजन इसको प्रॉपर यहाँ नीचे से मिलती है और यहाँ पास ये आसानी से आग दहन की प्रक्रिया होती है और ऊपर से धुआं निकलते रहता है। तो यहाँ मोमबत्ती के जलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन या वायु के रूप में ऑक्सीजन की उसको निरंतर सप्लाई हो। लेकिन दूसरी स्थिति में हम देख रहे हैं कि नीचे हम इस तरीके से लकड़ी का गुटका नहीं रखे हैं, तो इस स्थिति में मोमबत्ती जलती तो है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन वायु के रूप में ऑक्सीजन ऊपर से ही मिलती है। ऊपर से ही मिलती है मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई, और बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ऑक्सीजन ऑक्सीकरण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो ऊपर निकलते जाती है। तो एक ही तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई भी हो रही है और एक ही तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई में थोड़ा सा कमी होने की वजह से यहाँ जो दहन होता है वो दहन थोड़ा उसमें बाधा आती है, इस वजह से धुआं निकलता है और कंपन होता है। लेकिन तीसरी स्थिति आप देखें कि इस कांच के बेलनाकार पात्र को यदि बीच में मोमबत्ती जला दिया जाए, उसमें कांच का बेलनाकार पात्र रख दिया जाए और उसको ऊपर से भी ढक दिया जाए, तो मोमबत्ती थोड़ा देर तो जलती है, उसके बाद वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा देर जलने का कारण कि अंदर जितनी भी वायु की ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन दहन की प्रक्रिया में, जलने की प्रक्रिया में उपयोग हो गई और उपयोग होने के बाद सारा वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, जिसके कारण अब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से दहन की प्रक्रिया नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है, वायु की निरंतर सप्लाई आवश्यक है, निरंतर उसको जो आपूर्ति है, सप्लाई इन द सेंस आपूर्ति है वायु की ऑक्सीजन के रूप में, वो निरंतर बनी रहेगी, तब तो दहन भी बहुत अच्छा होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति है कि दहन के लिए वायु के रूप में ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ। निम्न पदार्थों के शीघ्र जलने पे विचार करते हैं। देखिए अब कौन से पदार्थ जल्दी जलते हैं और कौन से पदार्थ धीरे जलते हैं, इसके पीछे भी वैज्ञानिक तथ्य है, बहुत रोचक वैज्ञानिक तथ्य है कि कौन से पदार्थ जल्दी जलेंगे और कौन से पदार्थ जलने में थोड़ा सा समय लेंगे। आप इन पदार्थों पे विचार करें, कागज का टुकड़ा, सूती कपड़ा, लकड़ी का मोटा टुकड़ा या मोटा गत्ता बोल सकते हैं, पुट्ठा या गत्ता, माचिस की तीली, मिट्टी का तेल या केरोसिन और पेट्रोल। अब आप यदि मैं आपको विचार करने से बोलूं कि इन सब पदार्थों में सबसे तेजी से कौन जलेगा, तो आप तुरंत बोलेंगे कि पेट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा, है ना? आप निश्चित तौर पे समझ रहे हैं बेटा, बहुत अच्छी बात है। पेट्रोल सबसे बेहतर, इसके बाद कौन बेटा, किसका आएगा नंबर? मिट्टी तेल या केरोसिन। हाँ, मिट्टी तेल या केरोसिन, नंबर 2। बहुत अच्छा बेटा। इसके बाद किसका भारी आएगा? माचिस की तीली का। माचिस की तीली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। आवाज थोड़ा भी करेंगे, बंद करेंगे, फिर हम लोग फिर बात करेंगे, है ना? ठीक है, म्यूट करेंगे सभी लोग। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कागज का पतला एक कागज के यदि जलाएं तो इसके बाद माचिस की तीली के बाद कागज का नंबर आ जाता है, कागज के बाद फिर सूती कपड़े का नंबर आ जाता है और नंबर उसके बाद पुट्ठे का, और सबसे देर में जो जलता है वो लकड़ी का मोटा गुटका जलता है। अब इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सभी के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है कि पेट्रोल सबसे जल्दी आग क्यों पकड़ता है। उसके बाद मिट्टी तेल का नंबर आता है, उसके बाद माचिस के बारूद का नंबर आता है, उसके बाद कपड़े का, उसके बाद कागज का, 5वें नंबर पे सूती कपड़ा, उसके बाद पुट्ठा, और 7वें नंबर पे हम जो बात कर रहे हैं वो लकड़ी का मोटा गट्टे की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, इसके कारणों की तरफ चलते हैं। तो कारण है ज्वलन ताप। प्रत्येक पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है और ये ज्वलन ताप किन वैज्ञानिक तथ्यों पे निर्भर करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है समझना। ज्वलन ताप को यदि आप माने, पेट्रोल का ज्वलन ताप बहुत कम है, इसलिए पेट्रोल जल्दी आग पकड़ लेता है। उससे ज्यादा ज्वलन ताप यदि मैं सॉरी ये अलग अलग आपको वस्तुएं दिखाई दे रही हैं जो जल रही हैं, इन सब का यदि माचिस के बारूद
की बात करें तो उसका ज्वलन ताप कुछ है, मोमबत्ती का ज्वलन ताप कुछ है, कोयले का ज्वलन ताप कुछ है, लकड़ी के गुटके का ज्वलन ताप कुछ है और कपूर का ज्वलन ताप कुछ है। तो मोटा मोटी यदि आप बात करें कि वह न्यूनतम ताप जिसमें कोई पदार्थ जलने लगता है, जल उठता है, उस ताप को हम ज्वलन ताप कहते हैं। तो ज्वलन ताप को मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिसमें कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में जलने लगता है, उस ताप को, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगता है, उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। अब मैं इसको उदाहरण से आपको बताना चाहता हूं, केवल फैक्ट नहीं, मैं केवल बताऊंगा कि मान लीजिए पेट्रोल का ज्वलन ताप है 100 डिग्री और मिट्टी तेल का ज्वलन ताप है 120 डिग्री, तो किसका ज्वलन ताप कम हुआ? पेट्रोल का। तो इस स्थिति में पेट्रोल जल्दी आग पकड़ेगा। तो इसी तरीके से अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है और ये ज्वलन ताप किस बात पर निर्भर करता है कि किसी पदार्थ का ज्वलन ताप कम होगा और किसी पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है। इसको जरूर देखें, समझ में आएगा कि कागज का ज्वलन ताप कम है और लकड़ी से कम होता है, इसलिए कागज पहले आग पकड़ लेता है और लकड़ी बाद में पकड़ती है। वहीं पेट्रोल का ज्वलन ताप मिट्टी तेल के ज्वलन ताप से कम होता है, क्योंकि यहां पास एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल जल्दी से गर्म होकर वाष्पित होता है। पेट्रोल की वाष्प जल्दी बनती, वाष्प मतलब भाप जल्दी बनती है, जबकि मिट्टी तेल की भाप थोड़ी देर में बनती है। तो जो पदार्थ गर्म होकर जितनी जल्दी वाष्प बनाएगा वो उतनी आसानी से जलेगा। अभी केवल ज्वलन ताप के पीछे के वैज्ञानिक कारण के तरफ चल रहे हैं, है ना। अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पानी वाष्पित होता है तो उसमें आग क्यों नहीं पकड़ती, तो पानी दहनशील पदार्थ नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि पानी दहनशील पदार्थ नहीं है, इसलिए उसकी वाष्प आग पकड़ेगी नहीं। लेकिन जो दहनशील पदार्थ जितनी जल्दी वाष्पित होगा गर्म होने पे, जो दहनशील पदार्थ जितनी जल्दी वाष्पित होगा गर्म होने पे, वो उतना उसका ज्वलन ताप कम होगा। तो पेट्रोल जल्दी वाष्पित होता है, इसलिए उसका ज्वलन ताप कम है। ये अब देखें लकड़ी की तरफ, यदि जाके देखें, आपने लकड़ी को जलते देखा होगा, तो लकड़ी शुरू में तो ज्वाला के रूप में जलती है और बाद में उसमें ज्वाला दिखाई देना बंद हो जाती है। उसी तरीके से आप यदि कपूर और मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती शुरू से अंत तक ज्वाला के रूप में जलती है। तो इनके ज्वाला के रूप में जलने का भी कारण अब देखेंगे। मेरे ख्याल से ज्वलन ताप को आप समझ पाए होंगे और ज्वलन ताप कम होने का कारण भी आप समझ पाए होंगे कि जो दहनशील पदार्थ गर्म होने पे जितनी जल्दी वाष्पित होगा उसका ज्वलन ताप उतना कम होगा। पेट्रोल का ज्वलन ताप इसलिए कम है, मिट्टी तेल का अधिक है, कागज का ज्वलन ताप कम है, लकड़ी का अधिक है। इस तरीके से आप तुलना करके बता कर सकते हैं कि किसका ज्वलन ताप ज्यादा है। जो जल्दी जला उसका ज्वलन ताप कम है, जो देर से जला उसका ज्वलन ताप अधिक है। अब एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि ज्वलन ताप और वाष्पशील पदार्थ। यदि हम मोमबत्ती को बुझा के देखें, आप ये प्रयोग करके जरूर देखिएगा, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश जरूर करेंगे कि आप मोमबत्ती को इस तरीके से यदि जल रही है और जलती हुई मोमबत्ती को बुझाते हैं तो इस तरीके से कुछ धुआं दिखाई देता है, इस तरीके से कुछ धुआं दिखाई देता है। आप दूसरी मोमबत्ती या तीली भी पहले से जला के रखिए और इस धुएं के पास जैसे ही आप जलती हुई तीली ले जाएंगे, इस धुएं के पास जैसे ही आप जलती हुई तीली ले जाएंगे, आपको समय नहीं लगेगा, वो मोमबत्ती फिर से जलने लगेगी। कहने का मतलब ये जो वाष्पशील पदार्थ है ये ही जल रहा है, अर्थात मोम भाप के रूप में परिवर्तित हुई है। प्रतिभा मेश्राम मैडम अपने आप को म्यूट करिए। प्रतिभा मेश्राम जी अपने आप को म्यूट करिए और निषाद अर्जुन जी अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मोमबत्ती को बुझाते ही ये जो वाष्प निकलती है, ये वाष्प
को के पास यदि हम जलती हुई कोई काड़ी ले जाएं, जलती हुई माचिस की तीली ले जाएं, तो जैसे ही आप जलती हुई माचिस की तीली यहाँ ले जाते हैं, तो ये जो भाप निकल रही है, सॉरी ये वाष्प जो निकल रही है ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ की, वो तुरंत फिर से आग पकड़ लेती है। अर्थात ये ही ये जो वाष्प दहनशील पदार्थ है वो वाष्प के रूप में, वाष्पित या गैस रूप में गर्म होके एक क्षेत्र बनाता है, और यही क्षेत्र को यदि उसके किसी आग से संपर्क कराया जाए तो ये आग पकड़ लेता है। तो ये यदि ये वाष्प जल्दी बन रहा है किसी पदार्थ का, तो उसका ज्वलन ताप भी कम होगा। चलिए आगे भी चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। केवल इससे ये तथ्य निकल के आता है, केवल वे ठोस एवं द्रव दहनशील पदार्थ, मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा एक शब्द, दहनशील पदार्थ, वे ठोस या द्रव दहनशील पदार्थ जो गर्म होने पे वाष्पित होते हैं, वो ज्वाला के साथ जलते हैं। गर्म होने पे जब वाष्पित होने लगे तभी वे ज्वाला के साथ जलेंगे, अन्यथा वे ज्वाला के साथ नहीं जलेंगे। तो वे ठोस या द्रव दहनशील पदार्थ जो गर्म होने पर वाष्पित हो जाते हैं, वे ज्वाला के साथ जलते हैं। अब आप देखिए माचिस की तीली में, आप बोलेंगे कि माचिस की तीली की लकड़ी वाष्पित होती कि नहीं, तो आप माचिस की तीली को जला के देखिए, उसके आसपास इस तरीके का धुएं का बादल बनता है। ये भी उसकी एक तरीके से वाष्प है। यदि उसके बाद वो आग पकड़ती है। यदि आप माचिस की तीली को बुझा के भी देखें, तो ये बुझी हुई माचिस की तीली में भी चारों तरफ उसकी वाष्प दिखाई देती है, और इस वाष्प को यदि दूसरी तीली के समक्ष लाया जाए तो ये वाष्प भी आग पकड़ सकती है। अर्थात ठोस पदार्थ है, लकड़ी एक ठोस पदार्थ है, बावजूद उसके वो भी गर्म होने पे वाष्प उत्पन्न करती है, और ये वाष्प ही जल के ज्वाला बनाती है। ज्वाला, ये ज्वाला आप ज्वाला देख पा रहे हैं। आपने मोमबत्ती के लिए, इसके पहले आपने देखा है कि मोमबत्ती को बुझाने पे उसमें वाष्प निकली, वाष्प में कोई तीली लेके आए तो मोमबत्ती तुरंत जलने लगी। तो इस तरीके से केवल वे ही ठोस या द्रव पदार्थ जो गर्म होने पे वाष्पित होते हैं, वो ज्वाला के साथ जलते हैं। और चाहे वो एलपीजी गैस हो, चाहे कोयला हो, ज्वाला वह क्षेत्र है। अब एक नए कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा दहनशील पदार्थ, फिर ज्वलन ताप, फिर ज्वलन ताप के आधार पे कौन जल्दी जलता है, कौन देर से जलता है। अब ज्वाला की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि ज्वाला वह क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थों का दहन होता है। कौन से गैसीय पदार्थ? दहनशील गैसीय पदार्थ। अर्थात जितने भी दहनशील पदार्थ हैं, यदि वो गैस या वाष्प बनाते हैं और उनका दहन होता है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? ज्वाला कहलाएगा। तो सीधा सीधा ज्वाला वह क्षेत्र है जहां पास गैसीय पदार्थों का, गैसीय दहनशील पदार्थों का दहन होता है, इसलिए गैसीय दहनशील पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। अब आप मोमबत्ती के विषय में समझ गए होंगे कि मोमबत्ती का मोम गर्म होने पे गैसीय दहनशील पदार्थ बनाता है, और ये ही यदि जलेगा तो ज्वाला के रूप में दिखाई देने लगता है। सेम आप माचिस की तीली में भी देख लें, सेम आप कागज में भी देख लें, सेम आप पतली लकड़ियों में भी देख लें, तो गैसीय दहनशील पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करेंगे। ये निश्चित तौर पे आप समझ पाए होंगे। अब ज्वाला का क्षेत्र, अब ज्वाला के और अंदर जाके देखते हैं कि ज्वाला में ज्वाला तो जल रहा है, दहनशील पदार्थ इस तरीके से उसमें। अर्जुन निषाद जी, आप अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। अर्जुन निषाद जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। बाकी लोग म्यूट रखें बेटा। ओके, बिल्कुल। अर्जुन निषाद जी अपने आप को म्यूट करें प्लीज। ओके, आवाज कट रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ज्वाला और ज्वाला का क्षेत्र। यदि आप मोमबत्ती को अब अंधेरे कमरे में यदि स्पष्ट तौर पे जला के देखें, तो मोमबत्ती में आपको दो स्थिति दिखाई देगी, एक ठोस मोम और एक द्रव मोम। और यहाँ पास जहां पास बाती होती है, इस बाती के पास ही मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है। पहला क्षेत्र मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र। ये क्षेत्र सब जब
आग लगती है इस ज्वाला में तो 3 क्षेत्र बनते हैं, एक आंतरिक क्षेत्र, एक मध्य क्षेत्र और एक पूर्ण दहन का बाहरी क्षेत्र। तो आंतरिक क्षेत्र को यदि हम बात करें तो ये क्षेत्र काला भी दिख आप अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जब हवा भी ना चले तो स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो मोमबत्ती की बाती के पास का क्षेत्र काला दिखाई देता है और ये क्षेत्र सबसे गर्म, सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। मतलब यहाँ पर ज्यादा उष्मा नहीं होती, उसका कारण भी है, उसके कारण को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पास सबसे कम इसलिए भी होता है क्योंकि यहीं पास सबसे अधिक दहनशील पदार्थ की वाष्प तो होती है, लेकिन बाहर से ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है उसको नहीं होते रहती, इसलिए वहां दहन कम होता है, सबसे कम होते रहता है, वाष्प ज्यादा दहन कम। लेकिन दूसरा क्षेत्र उससे ठीक ऊपर वाला क्षेत्र, ये जो पीला हल्के पीले कलर और लाल कलर का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहां पास वाष्प थोड़ी ऊपर उठी, वाष्प थोड़ी ऊपर उठी और इसको ऑक्सीजन की सप्लाई आंतरिक क्षेत्र से थोड़ा ज्यादा की क्षेत्र थोड़ा ज्यादा होने लगी। तो थोड़ा ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर दहन का मात्रा बढ़ा, जलने की मात्रा बढ़ी, इसलिए ये कम गर्म से ज्यादा गर्म क्षेत्र में आ जाता है और यही सबसे प्रकाशमान और दीप्त क्षेत्र कहलाता है। यही सबसे रोशनी देने वाला क्षेत्र होता है, प्रकाश देने वाला क्षेत्र होता है। तो यहाँ ऊष्मा कम, प्रकाश भी कम। मध्य क्षेत्र में ऊष्मा आंतरिक क्षेत्र से ज्यादा लेकिन प्रकाश उससे कहीं ज्यादा। और सबसे बाहरी जब वाष्प सबसे बाहर आती है तो इसको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे ज्यादा मिलती है। तो सबसे गर्म क्षेत्र ये बाहर का हल्का नीला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये हल्का नीला क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र है क्योंकि यहाँ वाष्प सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की प्राप्ति हो पा रही है, इसलिए यहाँ पास पूर्ण दहन हो रहा है। इसलिए इस क्षेत्र में प्रकाश तो कम होता है लेकिन ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। तो अब तीनों क्षेत्र के विषय में हम गणना करके देखते हैं। आंतरिक क्षेत्र जहां वाष्प ज्यादा है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, इसलिए यहाँ दहन भी कम है तो ऊष्मा कम है और प्रकाश भी कम है, काला दिखाई दे रहा है। मध्य क्षेत्र यहाँ पास ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, बढ़ने की वजह से यहाँ पास ये सबसे चमकदार और दीप्त क्षेत्र कहला रहा है, लेकिन ऊष्मा अपेक्षाकृत कम है बाहरी क्षेत्र की अपेक्षा, लेकिन आंतरिक क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा है। और सबसे बाहरी क्षेत्र जहां पास वाष्प को सबसे ज्यादा ऊष्मा मिल पा रही है, सबसे ज्यादा सॉरी ऑक्सीजन मिल पा रही है, इसलिए यहाँ पास जो वाष्प होती है उसका पूर्ण दहन हो जाता है और ये नीले कलर की ज्वाला के रूप में दिखाई देती है। आप रोशनी में, आप प्रकाशमान कमरे में यदि इस तरीके से मोमबत्ती में प्रयोग करेंगे तो ये नीला भाग आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंधेरे कमरे में आप देखिए तो नीला भाग स्पष्ट दिखाई देता है और सबसे अधिक गर्म क्षेत्र यही होता है। अब इस सबसे अधिक गर्म क्षेत्र यही होने के यदि आपको प्रयोग करके देखना है तो एक माचिस की तीली लें और जलती हुई सीधी मोमबत्ती में, जलती हुई मोमबत्ती में माचिस की तीली को स्पष्ट इस तरीके से सीधा आप रख के देखें। माचिस की तीली को यदि आप मोमबत्ती के ज्वाला के बीच, माचिस की तीली को यदि आप मोमबत्ती के ज्वाला के बीच इस तरीके से रख के देखेंगे तो आप पाएंगे, अलग अलग माचिस की तीली को रख रहे हैं, चलिए ठीक, आप पाएंगे कि माचिस की तीली का मैं आपको यहां पास थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि माचिस की तीली का ये भाग जो आंतरिक क्षेत्र में आया है ये कम जला हुआ दिखाई देगा, मध्य क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा जला दिखाई देगा, लेकिन बाहरी क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा जला हुआ दिखाई देने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊष्मा अपेक्षाकृत ज्यादा है, यहाँ ऊष्मा ज्यादा है और इस वजह से वो ज्यादा जलते हैं। तो ये ज्वाला के 3 क्षेत्र हम समझ पाए हैं। आंतरिक क्षेत्र जहां पास सबसे कम तापमान है, वो पदार्थ अपेक्षाकृत ज्यादा है, दहनशील पदार्थ की ज्यादा है। मध्य क्षेत्र जहां पर दहनशील पदार्थ में को ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है लेकिन बाहरी क्षेत्र की अपेक्षा कम, लेकिन ये ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहा है। और तीसरा क्षेत्र जो सबसे बाहरी का क्षेत्र है, जो ये पूरा ये बाहर का भाग बनाता है, ये बाहरी का क्षेत्र का जो दहन है वहां पास सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ऑक्सीजन इनको प्रॉपर मिल पा रही है। आगे आप इस चित्र में जो मोमबत्ती का चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती को आप इस तरीके से अंधेरे में रख के देखें तो ये वाला क्षेत्र है
आंतरिक क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, और ये जो बाहरी कम दीप्त क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये बाह्य क्षेत्र है। मैंने इन तीनों चीजों को आपको समझाने की कोशिश की है, तीनों क्षेत्रों को समझाने की कोशिश की है। आप ज्वाला के तीनों क्षेत्र, भीतरी क्षेत्र जो सबसे ठंडा है, मध्य क्षेत्र चमकीला और दीप्त है, आंशिक दहन है, यहाँ पर दहन कम है, अब भीतरी में कम है, मध्य में थोड़ा ज्यादा है, और बाह्य में हल्के नीले रंग का क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज्यादा दहन हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही, ताप उच्चतम होता है। बच्चों इसको जरूर एक बार आप अपने पाठ में भी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और फिर इस तरीके से ज्वाला और ज्वाला के क्षेत्र को आपके पाठ में इस तरीके से चित्र बना हुआ दिखाई देता है कि ये भीतरी क्षेत्र है जहाँ पास वाष्प अधिक है, ये मध्य क्षेत्र है जहाँ वाष्प है किंतु उसका दहन बढ़ गया है, और ये बाहरी क्षेत्र है जहाँ पास वाष्प है और उसका दहन पूर्ण हो रहा है, इसलिए इसका तापमान सबसे अधिक है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि इस लकड़ी की चिल्फी का प्रयोग भी यहाँ पर दिया है। अब सोनार, पहले तो जो स्वर्णकार होते हैं, सोने चांदी का काम करने वाले लोग होते हैं जो केरोसिन का चिमनी का उपयोग करते थे चीजों को गलाने के लिए। तो वो चीजों का गलाने के लिए इस तरीके से फुकनी से वायु की सप्लाई देते थे, और ज्वाला के बाहरी क्षेत्र अलग अलग ताप के हिसाब से, यदि उसको कम ताप की जरूरत पड़ती थी तो मध्य क्षेत्र का उपयोग करते थे गलाने के लिए, यदि तेजी से गलाना है तो ज्वाला के बाहरी क्षेत्र का वो उपयोग करते थे। और इस तरीके से ज्वाला के क्षेत्र का विज्ञान हमारे स्वर्णकार सुनार बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करते आपको नजर आते होंगे। बच्चों जरूर कभी मौका मिले तो ऐसे जो स्वर्णकार आपके आसपास काम कर रहे हैं, फूकनी से काम कर रहे हैं, आजकल तो उनके पास मशीन आ गई है, लेकिन एक फूकने वाला पाइप होता था, उससे जब वो काम करते थे तो उनसे पूछेगा कि कब ज्यादा गर्मी, तो ज्यादा गर्मी जब चाहिए होती थी तो बाह्य क्षेत्र की उष्मा का उपयोग करते थे, कम गर्मी चाहिए होती थी, कम उष्मा चाहिए होती थी तो उसको मध्य क्षेत्र का उपयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ज्वाला, हम मुझको लगता है कि आप दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप और ज्वाला को बेहतर तरीके से एक समझ बना पाए होंगे। हम कार्बन के यौगिक की तरफ चलते हैं। कार्बन का यौगिक बनाने के लिए एक घर में ही आप प्रयोग करके देखेंगे, बहुत सरल प्रयोग है। आपके घर में खाने का सोडा होगा या कपड़ा धोने का सोडा होगा, उसको एक कटोरी में रखें। एक कटोरी में रखने के बाद आप घर में नींबू या कोई भी खट्टा पदार्थ होगा, नींबू नींबू होगा सबके यहाँ। नींबू की उपस्थिति में आप केवल उसमें वो कपड़े धोने के सोडे में जैसे ही नींबू का 2-4 बूंद डालेंगे नींबू के रस का, तो आपको बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये बुलबुले ही कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम प्रयोगशाला में यदि करके देखें तो एक परख नली में हम लोगों ने कपड़े धोने का सोडा लिया और और उसमें नींबू का रस डाल दिया और उसको कार्क से इस तरीके से फंसा के एक पाइप से एकत्र होने वाली गैस को एक दूसरी परख नली में हम रखने का काम किया। अब ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं पहले तो ये पता करें, लेकिन उससे पहले देखें कि इस गैस का रंग क्या है। इस गैस का कोई रंग नहीं दिखाई देता तो इसमें कोई रंग नहीं है। दूसरा, इसमें सूंघने की कोशिश करेंगे तो किसी प्रकार की गंध भी नहीं है। अब यदि इस परख नली को हम बंद करें, इस परख नली में एकत्रित गैस जो है उसको हम अंगूठे से बंद कर लें, तो अंगूठे से यदि हम बंद करें, अंगूठे से यदि हम यहाँ पास के परख नली को हम बंद कर दें, एकत्र गैस को देखने के लिए यदि हम इस तरीके से बच्चे लोग हल्ला मत करें प्लीज, म्यूट रखें। यदि तो इस तरीके से हम बंद रखें और बंद रखने के बाद यहाँ अंगूठे को यदि हम बाहर, अंगूठे को छोड़ते हुए यहाँ हम माचिस की एक जलती हुई तीली यदि हम ले जाएं, तो माचिस की जलती हुई तीली जैसे ही ले जाएंगे तो ये गैस के प्रभाव से ये तीली बुझ जाती है, ये तीली बुझ जाती है। और बुझने मतलब ये जो गैस है वो ना तो जलती है और ना ही जलने में सहायक है। शिवम अपने आप को म्यूट करो बेटा। ओके, गुणवती साहू जी अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। ओके, आगे बढ़ेंगे। आवाज इको होगी तो आपको ही समझ में नहीं आएगी बेटा। ओके, तो आप देख पा रहे हैं
कि जो ये गैस है वो ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायक गैस है। तो दो दो तीन गुण हम समझ में यहाँ पर समझ सकते हैं। पहला गुण हमने समझा कि ये इसके अंदर जो भरी गैस है वो रंगहीन है, गंधहीन है। और दूसरा, ये जो गैस है वो ना तो जलती है और ना ही जलने में सहायक है। अगला यदि मैं पाठ इसमें लेके जाऊंगा, तो अगले पाठ को मैं ऐसा लेके जाऊंगा कि आप यहाँ से देख सकते हैं साथियों, यदि इस गैस को हम चूना का पानी अब कैसे बनता है उसके लिए बहुत सरल आपको तरीका है कि जब भी पोताई होती है तो हम चूने को मटकी या अलग अलग बर्तनों में घोल के रखते हैं। बिना बूझा चूना उसको डाल देते हैं। डालने के बाद देखते हैं कि चूना नीचे बैठ जाता है और उसके ऊपर एक साफ पानी जम जाता है। वो साफ पानी ही चूने का पानी है और इस चूने के पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। उसका सूत्र हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। इस में यदि इस परख नली में आप चूने के पानी को डाल दें और अच्छे से परख नली को हिला दें, तो देखेंगे कि वो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, मतलब दूध के समान सफेद दिखाई देने लगता है। वो कारण ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान का सबसे अच्छा प्रयोग है कि आप यदि कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का पता लगाना है तो चूने के पानी में उस गैस को प्रवाहित करें तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, जो ये बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। दूसरी स्थिति, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। आप देखें कि आप एक परख नली में चूने का पानी लें और एक रिफिल से आप अपने मुंह की गैस वहां प्रवाहित करना स्टार्ट करें। रिफिल से आप अपने मुंह की गैस, तो आपके मुंह से श्वसन के बाद आप लेते ऑक्सीजन है, निकालते कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप जब देखेंगे कि इस तरीके की गैस जब आप प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित करने पे आपको वो पानी, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। मतलब सीधा सीधा है कि इस प्रयोग से हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो भी गैस बन रही है वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मैं वही आपको सूत्र के द्वारा समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ। यदि तो आप देख सकते हैं कि चूने का पानी का सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वो जो दूधिया भाग बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में पानी बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का दूधिया अवक्षेप बनाता है और ये बताता है कि बनने वाली गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि रंगहीन है, गंधहीन है, जलने में सहायक नहीं है। साथ ही एक दूसरा प्रयोग भी देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का। क्षारीय फेनाल्थलीन जो होता है, वो क्षारीय फेनाल्थलीन एक सूचक है। अब ये गैस अम्लीय है कि क्षारीय है, इसका पता हम लोग करना चाह रहे हैं। तो इससे हम पता करेंगे कि क्षारीय फेनाल्थलीन जो कि एक सूचक है, क्षारीय रूप में वो गुलाबी रंग में होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही उसमें प्रवाहित की जाती है तो उसका रंग निकलने लगता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके क्षारीय प्रभाव को खत्म कर देता है। तो क्षार किसको खत्म करता है? क्षार को कौन खत्म कर सकता है? अम्ल खत्म कर सकता है। क्षार को अम्ल खत्म कर सकता है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्षार को खत्म करने के लिए अम्ल की उपस्थिति जरूरी है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो गैस ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो गैस क्षारीय नहीं वरन अम्लीय है और ये पानी के साथ क्रिया करके आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इस क्षारीय फेनाल्थलीन के पानी से क्रिया करके जो ये बना रहा है, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है और कार्बोनिक अम्ल चूंकि किससे बना है? कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। आगे देखें, इस अम्लीय गुण के कारण यह क्षार के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अम्ल और क्षार हमेशा क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ मिलके सोडियम कार्बोनेट नामक लवण और पानी बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट नामक लवण और पानी बना रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति, जो कि कार्बन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है, उसकी प्रकृति क्षारीय है। गुण के रूप में देखा जाए तो ये रंगहीन है, गंधहीन है, जलने में सहायक नहीं है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। और अम्लीय और क्षारीय गुणों में देखा जाए तो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ये पानी के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो क्षारीय फेनोल्फथालीन के गुलाबी रंग को रंगहीन कर देता है। चूंकि फेनोल्फथालीन का गुण होता है कि वो क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है और उदासीन या अम्लीय माध्यम में वो रंगहीन हो जाता है। तो आप फेनोल्फथालीन का रंग उड़ना इस बात का प्रतीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकृति में अम्लीय होती है और इसलिए क्षार के साथ भी क्रिया करके लवण और पानी बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट लवण और पानी बनाती है। आगे देखेंगे साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, क्योंकि ये जलने में सहायक गैस नहीं है, ना तो जलनशील है और ना ही जलने में सहायक है, तो इसलिए इसका उपयोग अग्निशमन यंत्रों में, अग्नि बुझाने वाले यंत्रों में बहुतायत से होता है। दूसरा, आप थम्स अप पी रहे होंगे, कभी कभी कोको कोला पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, 7 अप पीते हैं। इसमें जब आप पीते हैं तो आपके मुंह में एक झंझनाहट होती है, एक तीखा स्वाद मिलता है। ये तीखा स्वाद और इसके बोतल को खोलते ही एक गैस निकलती है, तो इसमें तीखा स्वाद और ये गैस जो निकलती है उसको बनाए रखने के लिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तीसरा, कपड़ा धोने का सोडा आप जो उपयोग करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट है, इसके भी उपयोग में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो रहा है। खाने का सोडा, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसका सूत्र है NaHCO3, इसके बनाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि हमारे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके जमीन से पानी लेके क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये भी एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का प्राकृतिक और बहुतायत में उपयोग किए जाने की को दर्शाता है। इसलिए यदि कार्बन का संतुलन, प्रकृति का संतुलन, वायु प्रदूषण का संतुलन बना के रखना है साथियों, तो अधिक पेड़ हम उगाएं, लगाएं, उसका संरक्षण करें, क्योंकि प्रकृति में जो ये ताप बढ़ रहा है वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से बढ़ रहा है और पेड़ों की कमी की वजह से। तो जितने पेड़ अधिक होंगे, हमको प्राणदायिनी ऑक्सीजन उतनी ज्यादा मिलेगी और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत सदुपयोग पेड़ करके हमको आवश्यक भोजन और ऑक्सीजन दोनों उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ आप यदि कार्बन डाइऑक्साइड को अत्यधिक दाब में दबा दिया जाए तो ये शुष्क होके ठोस बर्फ बनाती है, जो बहुत ठंडी होती है। तो इस शुष्क ठोस बर्फ का भी निर्माण करना, ये बर्फ को तो हमको जमाना पड़ता है, लेकिन आप इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का जो शुष्क ठोस बर्फ बनाया जाता है, इसका उपयोग बहुत सारे प्रयोगशालाओं में अलग अलग केमिकल को ठंडा रखने के लिए प्रशीतक मतलब फ्रीजर में इसका उपयोग होता है, कि फ्रीजर बनाने के लिए शुष्क ठोस बर्फ को यदि हम चारों तरफ जमा दें तो वो पात्र हमें बहुत देर तक ठंडा रहता है। तो शुष्क ठोस बर्फ बनाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग को हम यहाँ पास पढ़ चुके हैं, एक बार आप रिपीट कर लें। मुझको लगता है कि हम सत्र के समापन की तरफ जा रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं साथियों। आग लगना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि अग्निशमन सेवा ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। आग लगने के महत्वपूर्ण 3 अनिवार्य आवश्यकताएं होती। कहीं भी आग लगी है तो वहां क्या होगा? सबसे पहले ज्वलनशील ईंधन होगा, दूसरा वायु मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन की बहुत अच्छी वहां पास आपूर्ति होगी, और तीसरा ऊष्मा होगी। अब आग बुझाने में ये अग्निशमन सेवा वाले इन्हीं 3
चीजों पर कार्य करते हैं। या तो वहां से ईंधन को हटा दीजिए, या वायु की सप्लाई हटा दीजिए, या ऊष्मा को कम कर दीजिए, या इन तीनों पे कार्य करिए। तो इन तीनों पे कार्य करने के लिए ही अग्निशमन सेवा कार्य करती है, और उसके लिए इस तरीके से पानी, ये अग्निशमन यंत्र, और रेत, मिट्टी, जब हम आपात की भी बात करते हैं, यदि कहीं आग लगी है तो उसमें रेत भर-भर के डाल दीजिए तो ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाएगी। तो द्रवीय ईंधन जो जल रहा है, पेट्रोल और डीजल, वो आसानी से बुझ सकता है, क्योंकि द्रवीय ईंधन में यदि हम पानी डालेंगे तो ये ईंधन पानी के ऊपर तैरने लगता है, तो आग और भड़क जाती है। तो वहाँ पास हमको ऑक्सीजन की सप्लाई रोकना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यदि अग्निशमन यंत्र है जिसमें झाग के रूप में, सोडियम कार्बोनेट की झाग के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और आग का, ईंधन का वायु की ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देती है। ईंधन का वायु की ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देती है। वायु की वायु का संपर्क ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देती है और आग बुझ जाती है। तो इस तरीके से हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं साथियों। या इन तीनों में से किसी को भी हटा के, या तीनों को हटा के अग्निशमन सेवा वाले कार्य करते हैं कि आप ईंधन तक वायु को पहुँचाना बंद करवा दीजिए, तो आग बुझ जाएगी, और ऊष्मा पर नियंत्रण पानी छींट के किया जाता है। तो इस तरीके से अग्निशमन सेवा इन 3 सिद्धांतों पे कार्य करते हैं कि ईंधन तक, इन तीनों आवश्यकताओं पे काम किया जाए कि ईंधन तक वायु की सप्लाई ना हो और ऊष्मा कम किया जाए। तो इसके लिए ये अग्निशमन यंत्र भी काम आता है, कभी-कभी कंबल काम आ जाता है, कभी-कभी रेत काम आ जाती है, और पानी भी काम आ जाता है। तो अग्निशमन सेवक प्रायः वायु के प्रवाह को काटकर ईंधन का ताप कम करके, या दोनों करके आग बुझाते हैं। किंतु कुछ परिस्थितियों में और भी अलग-अलग तरीके अग्निशमन सेवा वाले, जब हम शाला सुरक्षा पर प्रशिक्षण देखेंगे तो जरूर बच्चों उसको जरूर ज्वाइन करेंगे। आप उसमें ये सारी चीजें बहुत विस्तार से बताई गई, और कोर्स में हम इसको इस तरीके से व्यवहारिक तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो पूरा सत्र है साथियों, उसमें हम लोगों ने जो सीखा है उसको एक बार चलिए रिपीट करते हैं। इसके बाद हम प्रश्न उत्तर पे जाएंगे। जो पदार्थ जलते हैं उन्हें दहनशील कहते हैं, और जो नहीं जलते उनको अदहनशील। दूसरा, दहन ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होती है। तीसरा, ज्वाला वह क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थों का दहन होता है। चौथा, मोमबत्ती की ज्वाला की विभिन्न रंग और ताप वाले क्षेत्र क्षेत्रों में विभाजित होते हैं, जिसको ज्वाला का क्षेत्र कहते हैं। आंतरिक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, और मध्य क्षेत्र। साथियों, सोडियम कार्बोनेट पर नींबू के रस की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से बनता है उसको हम देख सकते हैं। और चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग शीतल पे, प्रशीतकों और अग्निशमन में और शुष्क बर्फ के रूप में किया जाता है। तो ये स्वाकलन हुआ साथियों। मुझको लगता है प्रश्न उत्तरी के लिए हम अगले सेशन में बात करेंगे, इससे संबंधित प्रश्न उत्तरी, क्योंकि समय आज बहुत लंबा गया है। इस वजह से मैं सेशन को यहीं पर समापन करने की आपसे सभी से इजाजत चाहूंगा। प्रश्न उत्तर के लिए आप लोग सभी लोग तैयार करेंगे। संडे को इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको दिया जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम जुड़ेंगे प्रश्न उत्तर के लिए। लौकान, मैं इजाजत चाहूंगा, एक घंटे से ज्यादा हुआ समय।